सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं उर्वाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान में एक और रिकॉर्ड बना दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ 9 महीने में इनकम टैक्स जमा करने का रिकॉर्ड है जो 391 अरब रुपए वसूल किया गया है, और ये तनख्वाहदार तबके से वसूल किया गया है जो मुल्की टैक्स का 10% बनता है, जबकि ताजरों ने इस दौरानिए में सिर्फ 26 अरब रुपए का टैक्स अदा किया। माली साल के 9 महीनों में जहाँ एक सैलरीड पर्सन ने बिलफर्ज अगर 100 रुपये टैक्स दिया है तो उसके मुकाबले में ताजिर की जानिब से सिर्फ 60 पैसे टैक्स दिया गया। यानी ये गैप आप देख सकते हैं। सैलरीड क्लास की जानिब से 391 अरब की अदायगियाँ पिछले साल के 9 माह के मुकाबले में 23 अरब ज्यादा हैं। जुलाई से मार्च के दौरान एफबीआर ने इनकम टैक्स की मद में 4.1 ट्रिलियन रुपए जमा किए थे, जिसमें तनख्वाहदार अफराद का हिस्सा तकरीबन 10% के करीब है। हुकूमत ने माली साल 2025 के लिए सैलरीड क्लास से 75 अरब इजाफी इनकम टैक्स का हदफ रखा था, लेकिन माली साल में अभी 3 माह बाकी हैं और ये रकम पहले ही 140 अरब रुपए से तजावुज कर चुकी है। गुज़िश्ता 9 माह में तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 56% इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल तनख्वाहदार तबके ने 368 अरब रुपए टैक्स अदा किया। 26 अरब का टैक्स देने वाली ताजिर बरादरी ने सैलरीड क्लास से 1420% कम टैक्स अदा किया है। जहां एक सैलरीड पर्सन ने 100 रुपए दिए तो वहीं ताजिरों ने सिर्फ 60 पैसे की अदायगी की है। ये सूरत हाल आपके सामने है। अब आधे से ज्यादा ताजिरों के रजिस्टर्ड ना होने की वजह से होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सिर्फ 17.5 अरब रुपए विद होल्डिंग टैक्स अदा किया है। ताजिरों पर 2.5% विद होल्डिंग टैक्स लगाने से 13.3 अरब रुपए वसूल तो हुए, लेकिन ताजिरों ने एक कीमत आवाम से ही वसूल कर ली है। नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर मुलाजमीन ने इस साल 166 अरब रुपए का इनकम टैक्स अदा किया है, जो 50 अरब या 43% ज्यादा है। कॉर्पोरेट सेक्टर मुलाजमीन ने इनकम टैक्स की मद में 117 अरब रुपए अदा किए हैं, जो 40 अरब रुपए या फिर 52% ज्यादा है। अब सूबाई हुकूमतों के मुलाजमीन ने 69 अरब रुपए टैक्स अदा किया है, जो 34 अरब या 103% ज्यादा है। इसी तरह विफाकी सरकारी मुलाजमीन हैं जिन्होंने 39 अरब रुपए अदा किए हैं, जो 15.5 अरब रुपए या फिर 65% ज्यादा है। एफबीआर ने 12.9 ट्रिलियन रुपए टैक्स कलेक्शन का हदफ जो रखा था, उसमें अभी भी 700 अरब से जायद का शॉर्टफॉल मौजूद है। तो अब आईएमएफ ने टारगेट कम करते हुए 12.3 ट्रिलियन कर दिया है, लेकिन साथ ही खबर यह भी आई है कि बजट में 1.3 ट्रिलियन के इजाफी टैक्स लगाने के बावजूद एफबीआर सिर्फ 11.7 ट्रिलियन रुपए ही वसूल कर सके। तो अब अगले साल तो ये टारगेट्स भी बड़े रखने का सोचा जा रहा है। और फिर जो इस वक्त मौजूदा एक सूरत हाल बनी हुई है टेंशन की खित्ते में, उसके क्या कोई असरात मुरतब हो सकते हैं और वो उससे मामलात किस जानिब जा सकते हैं। अशफाक तोला साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो सैलरीड पर्सनस पर जो बोझ है इस साल हमने देखा वो मजीद हो गया, नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो अगले साल इसमें मजीद इजाफा हो जाएगा, या जिस तरह वजीर खजाना कह चुके हैं कि कुछ रिलीफ एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं उनकी जानिब से सैलरीड पर्सनस के लिए, तो ये 202 ये जो इजाफी टैक्स होगा अगले साल का, वो कहाँ से फिर पूरा किया जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच अरबाब साहब। अरबाब साहब देखें, ये तो दीवार पे लिखा हुआ था हमारा कि ये तो होना था, क्योंकि जो दूसरे सोर्सेज हैं जैसे कि एग्रीकल्चर टैक्स का आपने अशर देख लिया, चारों सूबाई हुकूमतों में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। आपने देख लिया ताजरों के साथ हमने जो कोशिश की उसमें हमें नोज डाइव हुई है। रियल एस्टेट पे आपको मेरा ख्याल है पूरी सफोकेट हो गई मार्केट, और आपके कॉर्पोरेट टैक्स में मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग जो है ना वो टर्नओवर टैक्स भी आए हुए। तो अब जाहिर बात है वो सोर्सेज जहां से आप क्या कहते हैं मिल्क ड्वेल करते हैं, तो यू आर मिल्किंग द ओल्ड काउ। और सैलरी इज वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट इसलिए कि आज से 4-5 साल पहले आईएमएफ ने ये कहा था कि जी कि आप हमें पर्सनल इनकम टैक्स विच इज इंक्लूडिंग ऑफ सैलरीज एंड बिजनेसमैन, उनके टैक्सेस में आप इजाफा करें, और कंसिक्वेंट टू दैट ये सारे एक्सरसाइज की गई थी। फिर कुछ ये हुआ था कि इंक्रीज करने की बजाय कुछ आप क्रेडिट्स को खत्म कर दें, जैसे इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होता था, बहुत सारे क्रेडिट्स हम देते थे उन टैक्स पेयर्स को, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का देते थे, और बाकी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इक्विटी सब में हम देते थे, म्यूचुअल फंड में देते थे, वो सब भी श्रिंक हो गया। तो अब कोई एवेन्यू रही नहीं। अब देखिए बात यह है कि आपको हर टैक्स में कहीं ना कहीं से आपको बिगनिंग करनी है। जिस तरीके से आपने बिगनिंग की दुकानदारों पे, वो मेरा ख्याल है इट वाज अ फॉल्स स्टार्ट। और इसलिए फॉल्स स्टार्ट था कि आप कभी भी ये जो आपकी मंतक है
कि जी हम डरा धमका के टैक्स ले लेंगे, तो वो मेरा ख्याल है ये दिन में आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। डे ड्रीमिंग कभी भी साबित सही से नहीं होती है। हमने जिस तरीके से पहले 2 साल पहले जब हमने कोशिश की थी, पॉलिटिकल ईयर था तो शायद इस वजह से नहीं वो हो सका एग्जीक्यूट, कि आपको कोशिश ये करनी पड़ेगी कि आप उनको अनरजिस्टर्ड के तौर पे लेके आए और उनका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से, जैसे आपने अभी कहा ना कि 13.5 अरब रुपए जो होलसेलर और रिटेलर ने इनके काट के दिए हैं वही मिले, ये 250 अरब तक पहुंच सकता था, जो कि एक पूरी कैलकुलेशन के बेस पे था जिसपे हमने इनको एग्री करा दिया था। मगर मसला ये है कि यहाँ पर कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, कुछ लॉबीज होती हैं, ऑब्वियसली उनको उनका कुछ डर और खौफ गवर्नमेंट से भी होता है, और गवर्नमेंट इसलिए भी नहीं कर सकती, कुछ पॉलिटिकल एजेंडाज भी हमारे पूरे करने होते हैं। तो इस वजह से वो 250 अरब हम चबा गए, इन्हें हम नहीं ले सके। उसकी अब रिजल्ट आपको आया कि 250 की बजाय शायद 26 अरब आ गया। तो इस किस्म के चीजों को अगर आप लेके आएंगे तो नए टैक्सेस आएंगे। हमारे पास हमने 2023 में जो हमने आइडेंटिफाई किए थे वो 21 नए सोर्सेज आइडेंटिफाई किए थे, जिससे हम 2.5 ट्रिलियन रुपीस को लेके आना चाह रहे थे। बट उसमें से कुछ चीजें उन्होंने बड़े भोंडे तरीके से, मेरा ख्याल है लास्ट ईयर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी, जिसका मैं नहीं समझता कि कोई हासिल था, और उसकी वजह से आज आप देखें ना आप उगल सक रहे हैं ना निगल सक रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली आगे जाके टारगेट और भी सख्त होगा, क्योंकि आपकी जीडीपी ग्रोथ भी नहीं है और आपकी इन्फ्लेशन भी नहीं है। जीडीपी ग्रोथ आप दो एक साल के लिए, अनलेस के आप ये एग्रीकल्चर से या सर्विस सेक्टर से ड्रॉ करें, होगी, वरना आप इंडस्ट्रियल उसे करने जाएंगे तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, टैक्स तो शायद बढ़ जाए, बट इकोनॉमी फिर आपकी डेड वेट लॉस की तरफ चली जाएगी। सही। तो अशफाक साहब, ये जो अगले 2-3 माह तो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, चूँकि बजट की तैयारी भी अपने फाइनल मराइल में दाखिल हो जाएगी, लेकिन जो इस वक्त खित्ते में माहौल बना हुआ है, जो एक हम हर घंटे बस ये सुनते हैं कि अब जंग शुरू हुई, अब जंग शुरू हुई, जो धमकियाँ, ये जो गलत तरह के इल्ज़ामात हमारे पड़ोसी मुल्क की जानिब से इस वक्त लगाए जा रहे हैं, तो ये जो कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की जा रही है, अब ये कितना क्रिटिकल टाइम हमारी इकोनॉमी के लिए इस वक्त ये हो गया है, और कोई इस माहौल का हमारी इकोनॉमी पर, क्योंकि हमारी ट्रेड आपस की बहुत ही कोई मिनिमल सी है, लेकिन कोई इस पर आप कोई इम्पैक्ट पड़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, जंग का इम्पैक्ट तो हमेशा होता है। अब मगर ये कोई कह दे या कोई मीडिया ये कहता है कि जी जंग का इम्पैक्ट नहीं होगा, चाहे बॉर्डर के उस तरफ हो या इस तरफ हो, तो मैं नहीं समझता वो कोई दानिस्तगी में कह रहा है। जाहिर बात है, जंग किसी की नहीं होती है, और आपको मैं क्लियर बात बताता हूं, अगर आपको मुल्कों को तरक्की करना है और इस माहौल से निकलना है, तो 2 बड़े इंटरेस्टिंग पहलुओं पे आपको गौर करना पड़ेगा। एक ट्रेड पे, दूसरा पीपल टू पीपल कांटेक्ट पे। और मैं बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट, पूरे इस रीजन की बॉडी है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, तो मैं आपको ये वसूख के साथ कह सकता हूं कि जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, वो लोग जरूर चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान आए, हम चाह रहे हैं हम इंडिया जाएं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़े, प्रोफेशनल एक्सचेंजेस हों, ऑब्वियसली इससे काफी चीजें बढ़ेंगी। हमारे पास अगर ट्रेड होती तो आज शायद हमें फुर्सत नहीं होती, और अगर हमारे लोग होते, वो कहते यार अगर हमें क्रॉस बॉर्डर से अच्छी और सस्ती चीज मिल रही है तो हमें अमन की तरीके से चलना चाहिए। और मैं नहीं समझता हूं कि कोई ऐसी चीज, ये वाकया, इस पर मैं किसी को मुरद इल्जाम ठहराऊं। और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आप आजादाना एक तहकीकात करवा लें, अक़वाम मुत्तहिदा से करवा लें, किसी एक ऐसे मुल्क से जिसपे आपको ट्रस्ट हो, उनको आप लेके आए, हम करने के लिए तैयार हैं, हम ताउन करेंगे। और अगर कोई हमारी तरफ से इन्वॉल्व हुआ तो हम उसको ब्रिंग टू देम टू द जस्टिस। तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी कोई ऑफर नहीं हो सकती, जो माजी में कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती, ना बॉर्डर की इस तरफ से ना बॉर्डर के उस तरफ से। तो मैं ये समझता हूँ, देखिए हमें तो ये चाहिए था, और मेरा ख्याल है हमारे पड़ोसियों को भी ये चाहिए था, कि जब जाफर एक्सप्रेस का इतना बड़ा सानेहा हुआ जिसमें 400 लोग हॉस्टेज हो गए थे, तो मैं नहीं समझता कि ये हमारे पड़ोस की तरफ से हमें एक कंडमनेशन आना चाहिए था, और उनको भी ये कहना चाहिए था कि आप आजादाना तहकीकात कराएं ताकि आपके मुल्क में भी अमन हो
और हमारे मुल्क में भी अमन रहे। तो मैं ये समझता हूँ, इससे मैं लिंक नहीं कर रहा जाफर एक्सप्रेस का या पुलवामा का ये जो मैं अटैक को लिंक नहीं कर रहा, बट व्हाट आई एम सेइंग कि दहशतगर्द इस तरफ हो या उस तरफ हो, उनकी मैं नहीं समझता उनकी कोई नेशनैलिटी है। और इसकी इकोनॉमी पे हमारा ये असर पड़ सकता है कि अगर वॉर में है, अगर हम किसी के साथ, तो ऑब्वियसली हमारी सप्लाई लाइन, हमारी इकोनॉमी, हमारे कंजम्पशन पैटर्न कम होंगे, हमारे जो मिलिट्री एक्सपेंसेस होंगे, ऑल दो बजटेड होते हैं बट उससे ज्यादा ही कहीं खर्च होते हैं, तो दैट मे कॉज इन्फ्लेशन, दैट मे कॉज डिवैल्यूएशन। बट साइमल्टेनियसली ये इफेक्ट तो हमारे पड़ोसी मुल्क को भी आएगा, बल्कि पूरे खित्ते को। तो इस खित्ते की अमन की खातिर मैं ये समझता हूँ सैनिटी मस्ट प्रिवेल, और दोनों मुल्कों के बैठ के करना चाहिए, एक मुआहदा करना चाहिए। और आप अगर किसी का पानी रोकोगे, अगर आप ये समझ रहे हो कि आप हमारा पानी रोक लोगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये डैम बनाते बनाते मिनिमम 8 से 10 साल चाहिए होंगे आपको, और ये पानी ऐसे नहीं रोका जा सकता। हाँ, दूसरी एक जो मैं ये काम हरकत कर सकता हूँ, मैं पानी छोड़ दूं, ठीक है, आप फ्लडिंग कर लोगे, बट एक बात आप याद रख लीजिएगा कि आपका पानी भी फिर कहीं से आ सकता है। अगर मैं डाउन स्ट्रीम पे हूं तो आप भी डाउन स्ट्रीम पे हैं कहीं ना कहीं से, तो फिर वहां से अगर पानी रुका तो फिर आपके लिए भी वही तकलीफ होगी जो हमारे लिए आज तकलीफ होगी। और अगर वहां से भी एक्सेसिव पानी छोड़ दिया गया तो आपका भी वही असर होगा जो हमारा होने वाला है। तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर आज आप किसी के साथ ये काम करोगे तो ये यू आर ऑल्सो एक्सपोज टू इट। तो मैं ये समझता हूँ लेट द सैनिटी प्रिवेल। वॉर मॉन्गरिंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं है। और अगर आप समझते हैं, आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं कि अगर किसी का कोई कैरेक्टर है इसमें, चाहे स्टेट लेवल पे है या नॉन स्टेट कैरेक्टर है, तो यू ब्रिंग दोज एविडेंसेस एंड लेट द वर्ल्ड इवेल्युएट कि हाँ हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। तो मेरा ये हमेशा वतीरा रहा है कि चाहे कोई भी इल्जाम लगाए, बीइंग एक आपके जो हम कह सकते हैं, हम अपनी जो प्रोफेशनल डिप्लोमेसी जिसको मैं कहूंगा, इसकी एक नई टर्म मैं यूज करता हूं, हमें एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप रखनी चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। देखिए, आज गुर्बत ये नहीं देखती कि मैं सरहद के इस पार हूं या इस पार हूं। ये कोई ना समझे कि हमारे मुल्क में गुर्बत है। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई भूखा नहीं सोता, ये अल्लाह का करम है। मगर बहुत सारे मुल्कों में भूखे सोते हैं लोग, मैंने देखा है। मैं वहां भी होके आया हूँ, यहाँ भी होके आया हूँ, मैं पूरे खत्ते में घुमा हूँ, मगर हमें हमारे हालात सेम है। सही। हाँ, एक हमें कोशिश करनी चाहिए, एक अमन है, अमन को अमन के तरीके से रहने दें, और जो मसाइल हैं उनको बामी तौर पे हल कर लेना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब, हमारे माशियात टैक्स एक्स मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है जो डिजिटल दुनिया में आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान में मसनूई ज़हानत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में तालीम और तरबियत का एक बड़ा मनसूबा शुरू किया गया है जिसके ज़रिए ज़राअत, सनत, बरामदात और दीगर शोबों में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। मुल्क में डिजिटल इकानमी के फ़रोग के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं और इसमें से एक फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस भी है जिससे गैर मुल्की सरमाकारों के लिए बेहतरीन मौके फराहम किए गए हैं, जिसका मकसद आलमी पॉलिसी साजों को एक जगह जमा करके ऐसे फ्रेमवर्क पर गुफ्तगू करना है जिनसे 16 DC और रुकन ममालिक में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और बरामदात को फ़रोग दिया जा सके। इस फोरम में चाइना, सऊदी अरब, रशिया, जनूबी अमरीका और दीगर कई ममालिक समेत 30 से ज़ायद ममालिक के मंदूबीन के साथ 200 से ज़ायद टॉप IT और टेलीकॉम कंपनीज और 50 से ज़ायद स्टार्टअप्स के अलावा पॉलिसी साज इन्वेस्टर्स भी शामिल हुए हैं। वफूद में मसनूई ज़हानत, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शोबों में कामयाब पेशावर अफराद और स्ट्रेटेजिक सरमाकार शामिल हैं। डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में ऐलान होने वाली $70 करोड़ की गैर मुल्की सरमाकारी पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवानों की तरक्की में बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकती है और हुकूमत इस शोबे में सरमाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराम करेगी। विफाकी और सूबाई सतह पर IT पार्क्स बनाए जाएंगे, इंक्यूबेशन सेंटर्स का क़याम होगा, तहकीक व तरक्की के मराकज़ और तरबियती मनसूबों पर भरपूर काम जारी है और चीनी कंपनीज के साथ इश्तराक से हर साल 2 लाख तलबा को IT स्किल्स भी
सिखाए जा रहे हैं। अब वजारत IT के मुताबिक सिर्फ 42 दिन में 146 सरकारी महकमों को डिजिटलाइज किया गया है और गुज़िश्ता 9 माह में IT एक्सपोर्ट्स में 25% का इजाफा भी हुआ है और रवा साल 3 लाख नौजवानों को IT की तालीम भी फराम की जाएगी। जबकि पाकिस्तान 2026 में डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सदारत भी संभालेगा। तो आने वाले एक सिलसिले में बड़े ही इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान कैसे अपने IT सेक्टर को मजीद ऊपर की तरफ लेकर जा सकता है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सजाद मुस्तफ़ा साहब, चेयरमैन पाशा, हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद साहब, जो कॉन्फ्रेंस इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है, ये जो पिछले 2 रोज़ जिस तरह से गुजरे हैं, कितने इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के IT की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में? जो डील्स हुई हैं, जो प्रोग्राम्स यहाँ पर फाइनल हुए हैं, वो मुस्तकबिल में किस तरह से पाकिस्तान के IT सेक्टर को ऊपर लेकर जा सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सर मुझे बुलाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी हमारे लिए और ये बेसिकली एक वी जस्ट पुट अ फ्लैग ऑन वी पुट अ स्टेक इन द ग्राउंड और हम लोगों ने बेसिकली दिस कॉन्फ्रेंस सिंबलाइजेस कि पाकिस्तानी IT इंडस्ट्री जो है इट इज़ अराइव्ड। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन थी हमारे बहुत सारे ग्लोबल बहुत सारे ममालिक के पॉलिसी मेकर्स की, उनके मंदोबीन की, और हमारी IT और हम लोग उनको शोकेस कर सके कि हमारी IT इंडस्ट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है। और जैसे कि आपने अभी मेंशन किया, तकरीबन $700 मिलियन के इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं वेरियस वेंचर कैपिटल कंपनीज़ की पाकिस्तान के अंदर, जिसमें पाशा जो है वी आर प्राउड टू से कि $600 मिलियन के जो इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स हैं वो पाशा ने साइन किए इन कंपनीज़ के साथ, जिसमें वो हमारी पाकिस्तानी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेंगी, हमारी कंपनीज़ के अंदर की कैपेबिलिटी बढ़ेगी और हम फिर जाके ग्लोबली दुनिया में अपने सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं वो बेचेंगे। हमारे लिए तो बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव किस्म की ये कॉन्फ्रेंस थी, जिसके बाद वी बिलीव के एक नेक्स्ट लेवल पे हमारी IT इंडस्ट्री पहुंच जाएगी जी। अच्छा, तो सजा साहब, ये इस नेक्स्ट लेवल का मतलब क्या होगा? हमारी एक्सपोर्ट्स में मज़ीद कितना इजाफा होगा? जो पिछले कुछ अरसे में हमने ये 25% का इजाफा देखा, अभी अपने बड़े टारगेट्स भी सेट कर लिए हैं और ओवरऑल इकॉनमी का जो हमारा इन्हिसार है वो भी अब बहुत हद तक इस IT सेक्टर पर शिफ्ट होता जा रहा है। तो ये अगले 6 महीने 1 साल में फिगर्स को हम कहाँ तक ले जा सकेंगे? $5 अरब की एक्सपोर्ट्स के फिगर को हम क्रॉस कर जाएंगे? जी, उम्मीद तो यही है। वी बिलीव के देखें, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ टाइम तो लगता है। कैपेसिटी हमें 2-3 चैलेंजेस होते हैं। एक ये कि कैपिटल आए हमारी कंपनीज़ के अंदर और उसके बाद आहिस्ता 6 महीने 1 साल लगता है कैपेसिटी इन्हांसमेंट में। कुछ हमारा पैसा जो हमें फंड्स चाहिए होते हैं मार्केट एक्सेस के लिए कि हम वेरियस मंडियों में जाके, जैसे सऊदी अरेबिया है, अमेरिका है, US में, वहाँ पे प्रॉपर हमारी कंपनीज इन्वेस्ट कर सकें, वहाँ पे ग्रो कर सकें, अपने ऑफिसेज बना सकें, टीम्स रख सकें। उसके लिए जो कैपिटल की कमी थी वो ज़रा कम हो गई है। इसी तरह हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, ये छोटी कंपनीज हैं, उनको हमेशा कैपिटल के चैलेंजेस होते हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट की वजह से वो कैपिटल के चैलेंजेस ख़त्म हो गए हैं और इंशाल्लाह अब हमारी इंडस्ट्री जो एक तरीके से कंस्ट्रेंट थी या अपनी कैपेसिटी पे आ चुकी थी, अब वो एकदम से उसको एक नया रास्ता मिला है कि अब वो एक नए रास्ते से नए जज्बे के साथ मज़ीद ग्रो कर सकेगी। एंड वी बिलीव कि हमारी जो ग्रोथ है वो तकरीबन जो है 5 से 10% मज़ीद बढ़ जाएगी। और सर, इसमें जो कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें कुछ जो बड़ी मार्केट्स हैं जैसे चाइना है, सऊदी अरब है, रशिया है या अमेरिका है, वो तो मौजूद थे, लेकिन जो कुछ छोटी मार्केट्स हैं, कुछ ऐसे ममालिक जो भी नई मार्केट्स के तौर पर एक्सप्लोर हो सकते हैं, जैसे घाना है, गम्बिया है, ग्रीस है, जॉर्डन है, कुवैत है, मोरक्को है, नाइजीरिया, ओमान, और एक लंबी लिस्ट है इस वक्त, चूँकि बहुत बड़ी तादाद में ममालिक से वफूद आए, तो कुछ नई मार्केट्स को कैप्चर करने में पाकिस्तान इसमें कामयाब हो सका है? जी, एब्सोल्युटली। जो हमारी अफ्रीकन मार्केट्स हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग टेरिटरी है अफ्रीका, और हम लोग तो पाशा तो इससे पहले भी बहुत कोशिश कर रहा है। जाइटेक्स अफ्रीका के अंदर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ से भी बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस आई। अफ्रीका के अंदर से बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी फ्रॉम ऑलमोस्ट द एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और वो हमारे लिए ऑलरेडी हमारी कंपनीज वहाँ पे काम कर रही हैं, पर अब मज़ीद कंपनीज वहाँ पे जाएंगी, वहाँ पे हमारा फुटप्रिंट मज़ीद बढ़ेगा इंशाल्लाह। ये कॉन्फ्रेंसेज इस किस्म की बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि इन कंपनीज का, इन ममालिक के जब यहाँ पे लोग आते हैं उन्हें पता चलता है कि पाकिस्तान की कितनी वाइब्रेंट कंट्री है, कितनी वाइब्रेंट इकॉनमी है, कितने टेक्निकली क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट लोग हैं। सो बहुत सारे हमारे जो ब्रांडिंग बैरियर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और ज़्यादा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स मजीद बढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेज। और सजाद साहब, जो हमारे बिगनर्स हैं या जो हमारे प्रोफेशनल्स भी हैं, उनकी ट्रेनिंग के हवाले से इस वक्त कितनी फैसिलिटेशन गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है? गवर्नमेंट इस वक्त कितनी सीरियस है इस पूरी चीज़ को लेकर? जी, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू से जी के स्किल्स डेवलपमेंट के अंदर, जो कि पाशा का भी वन ऑफ द 4 पिलर्स है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तकरीबन 8 अरब रुपया इस साल के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट होनी है, जिसमें PSAP के थ्रू या NAFTA के थ्रू बहुत काम हो रहा है। उसके अलावा अगले साल के लिए भी जी हमें बहुत ज़्यादा टारगेट्स हैं,
कि मज़ीद हम तकरीबन 1 लाख के करीब लोग ट्रेन करेंगे जो वेरियस हाई टेक टेक्नोलॉजी टूल्स में आके करेंगे। इसमें प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम इज़ डूइंग फिनोमिनल वर्क, और नैफटेक और बहुत सारे हमारे दूसरे इदारे, पीसैप एक्सेट्रा, एंड इवन जो हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले कर रही हैं स्किल डेवलपमेंट के अंदर, बिकॉज मार्केट की नीड है, हमारे पास यूथ हैं, और अगर हम उनको थोड़ा सा स्किल कर दें तो वो बहुत सारे हमारे सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल हो जाते हैं जी। अच्छा, जो अभी ये बताइएगा पाकिस्तान में खासतौर पर बड़े शहरों में कितने IT पार्क्स की अभी भी ज़रूरत है, कितने इंक्यूबेशन सेंटर्स मज़ीद चाहिए होंगे, कितने रिसर्च सेंटर्स अभी मज़ीद होने चाहिए, और ये कितने टाइम में सब मुमकिन हो सकेगा? सर रिसर्च सेंटर्स वगैरह तो जितने बनाए उतने काम है। आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री इस लेवल पे आ गई है कि हमें बेसिक रिसर्च कुछ एरियाज़ में करनी चाहिए, जिसमें ब्लॉकचेन है, AI है, इस किस्म के IoT के एरियाज़ में जितनी भी रिसर्च सेंटर्स पे तो जितना आप इन्वेस्ट करें उतना कम होता है। IT पार्क्स वगैरह की हमारी अभी भी ज़रूरत है, इसलिए अब हमें सेकंड टियर सिटीज़ में भी जाना चाहिए, बिकॉज IT इंडस्ट्री अब इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के अलावा जो हमारी सेकंड टियर सिटीज़ हैं जैसे गिलगित हो गई, या हमारे मुल्तान, फैसलाबाद, हैदराबाद, कोयटा, पेशावर, अब हमें इन सिटीज़ की तरफ भी थोड़ा गौर करना चाहिए, बिकॉज द ब्यूटी, हमारी IT इंडस्ट्री की ब्यूटी ये है कि जी लोग अपने घर के करीब जो है, बिकॉज ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह नहीं चाहिए होती अनलाइक अदर इंडस्ट्री, बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा स्ट्रॉन्ग हो तो लोग अपने घरों के करीब, अपनी सेकंड टियर सिटीज़ में भी हम डेवलपमेंट लेके जा सकते हैं। हमारी डेवलपमेंट जो है वो कॉन्सनट्रेटेड नहीं होनी, ज़रूरत नहीं होती कॉन्सनट्रेट हो इन आर मेजर सिटीज़। सो अब हमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी ट्रेनिंग और बहुत सारे एफर्ट अपनी सेकंड टियर सिटीज़, जिसमें हैदराबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, रहीम यार खान, गिलगित, कोयटा, पेशावर, एबटाबाद एक्सेट्रा, हरीपुर, इधर हमें करनी चाहिए जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद मुस्तफ़ा साहब, चेयरमैन पाशा हमारे साथ मौजूद थे। सुनी इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।